नमस्कार। स्टडी ग्रुप 9-6 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट अपना चला रहे हैं और सीडीपी के साथ ही आपको अन्य विषयों के भी प्रैक्टिस सेट अ, अपने ही चैनल पे मिल जाएँगे और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसलिए आप जाके उन वीडियोज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ से। और अभी हम लोगों ने सीडीपी में 2 जो है प्रैक्टिस सेट कर लिए थे अपने। एक वर्ष 2014 का, 2011 का, एक वर्ष 2011 का हमने किया था और दूसरा हम लोगों ने किया था वर्ष 2012 का। ये हम लोगों का वर्ष 2014 सितंबर का पेपर है। जो आज हम लोग पेपर करने जा रहे हैं, ये वर्ष 2014 सितंबर का पेपर है, सितंबर। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए कि बुद्धि परीक्षण के विषय में जब बात की जाती है, तो एल्फ्रेड विने का नाम ज़रूर आता है। एल्फ्रेड विने। एल्फ्रेड विने हमारे सर्वप्रथम ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है? इसीलिए इनको बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। किसको? एल्फ्रेड विने को। ठीक है? एल्फ्रेड विने को बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। देखिए जो जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे, लेकिन जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं उस पे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने का कोई लाभ है नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। ध्यान से देखिए, अपने शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? वो डैश कर रहा है। ठीक है? क्या कर रहा है? अब ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या सीखने के रूप में आकलन करेगा? नहीं, सीखने के रूप में आकलन वो नहीं कर रहा है। सीखने के समय आकलन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है? समायोजन करा रहा है। क्या करा रहा है? समायोजन करा रहा है। इसलिए सीखने के समय भी नहीं कर रहा है और सीखने का आकलन तो वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। बच्चे क्या वो कर रहा है? सीखने के लिए आकलन, कि वो कितना सीख रहा है, ठीक है ना? उसका आकलन वो करना चाह रहा है शिक्षक, ठीक है ना? सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि कितना ये बच्चे सीख पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद, ठीक है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन बी, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ध्यान से देखिए, जब भी हम कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद, ठीक है, ये करेंगे तो इसमें क्या होता है? कक्षा में लिंग भेद या पक्षपात या भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा। करेगा भेदभाव की जो है भावना को उत्पन्न करेगा और ये छात्र जो होंगे, छात्रों में हीनता की भावना भी विकसित कर सकता है और इसके कारण उनका संपादन जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर बच्चों में एक बार हीनता की भावना उत्पादित हो गई किसी भी तरीके से, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा अपने आप को सही समय से विकसित नहीं कर पाएगा या सही तरीके से विकसित नहीं कर पाएगा, जिससे जो छात्र हैं उनमें भी द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए शिक्षार्थी, ये जो ऑप्शन है इसके लिए, वो हमारा ऑप्शन ए सबसे बेटर बनेगा कि शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है कक्षा में जो है जेंडर या लिंग विभेद। इसलिए हमको इनसे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है, ध्वनि संबंधी जागरूकता के लिए निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है अथवा नहीं है? देखिए, सही सही व धारा प्रवाह बोलना। ऑप्शन बी कह रहा है जानना, समझना व लिखना। ऑप्शन सी कह रहा है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना और ऑप्शन डी कह रहा है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उनमें हेर फेर करना। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही जब बात आती है ध्वनि संबंधी जागरूकता, तो इसमें क्या होगा? क्या धारा प्रवाह बोलना? बिल्कुल नहीं। जानना, समझना व लिखना? बिल्कुल नहीं। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना? इसको हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जब भी व्याकरण जितना भी होता है वो ध्वनि का जो है बहुत अच्छे से अनुपालन करता है और ध्वनियों
व्याकरण का जन्म हुआ है, ये भी बात सत्य है, लेकिन उपयुक्त जो है प्रश्न के लिए होगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी को हमारे कह रहा है कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, ये हमको ध्वनि संबंधी जागरूकता पे चिंतन करने से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन सी वातावरण एवं पालन पोषण, या ऑप्शन डी आनुवांशिकता या आनुवांशिकी एवं वातावरण। देखिए, जो भी प्रकृति पोषण विवाद होता है वो हमारा संबंधित होता है आनुवांशिक एवं वातावरण से। किससे? आनुवांशिक एवं वातावरण से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास है, अभी तक देखिए प्रश्न मिल रहे हैं। मानव, अब मानव विकास क्या है? क्या गुणात्मक है या कुछ समय सीमा तक अपमाननीय है? बिल्कुल नहीं। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है या मात्रात्मक है? देखिए ध्यान से, जब भी हम कहेंगे मानव विकास के संदर्भ में बात करेंगे तो वो गुणात्मक होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। वो मात्रात्मक होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिसाब से सबसे उचित आंसर क्या है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में से अगर कोई एक दे रखा होता तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता, लेकिन अगर दोनों चीज़ें दे रखी हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, तो ये हमारा होगा सबसे उपयुक्त आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ध्यान से देखिए, परिवार जो होता है हमारा, ये जो हमारा सामाजिकरण होता है उसका हिस्सा होता है, क्योंकि परिवार हमारा सबसे प्रथम समाज होता है। इको क्लब, ये भी हमारा जो है, इको क्लब भी जो है क्या है, सामाजिकरण का हिस्सा होगा। ऑप्शन हमारा कह रहा है स्वास्थ्य क्लब, स्वास्थ्य क्लब भी क्या होगा, हमारा सामाजिकरण का हिस्सा होगा। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय एकमात्र ऐसी जगह है जो हमारे सामाजिकरण का हिस्सा नहीं होगा। देखिए, पुस्तकालय में जब भी हम जाते हैं तो पुस्तकालय में क्या होता है, क्या हम एक दूसरे से बात करके अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं? कहने का मतलब ही है, साफ साफ वहाँ लिखा रहता है कि मेंटेन साइलेंस, शांति बनाए रखें, यानी आपस में बात ना करके आप चिंतन करें, मनन करें। इसलिए सामाजिकरण का एक निष्क्रिय एजेंसी की अगर बात करेंगे, निष्क्रिय संस्थान की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित तरीके से परीक्षाओं का आकलन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी सहयोगात्मक अपेक्षा सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अब ध्यान से देखें, एक समृद्ध या विविधतापूर्ण माहौल उपलब्ध कराना जो होता है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का एक सबसे बढ़िया कथन उपयुक्त प्रश्न के हिसाब से बना। ठीक है, कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना ही संज्ञानात्मक विकास की प्रथम सीढ़ी होती है। ठीक है, क्यों? रीजन इसके पीछे अगर पूछे तो देखिए, किसी भी प्रकार का जो मानव होता है या मानव विकास होता है वो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण जो होता है उसमें समर्थित हो सकता है। अगर उसके चारों तरफ एक जो है जो वातावरण है उनके चारों तरफ वो विविधतापूर्ण है, दैट कहने का मतलब है कि एक से अधिक तरीके का वातावरण उनके चारों तरफ निर्मित हो रहा है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा जब अपने केंद्र के परिधा, ठीक है ना, यानी जहाँ पे वो रहता है उसके चारों तरफ वो देखता है कि भाई बगल में कारपेंटर भी है, बगल उसके बगल में देखिए दूसरी चीज़ है, उसके बगल में जो है एक किसान है, फिर विद्यालय है। कहने का मतलब है समाज में जितनी भी अधिक गतिविधियाँ होंगी या जिस तरीके का वातावरण उसके चारों तरफ होगा वो उसी प्रकार से उसका जो व्यवहार है उसमें झलकेगा। ठीक है ना, तो यही इसीलिए कहते हैं कि जब संज्ञानात्मक विकास की बात आती है
तो वहाँ पे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण बच्चे के लिए उपलब्ध कराना सबसे आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्न में से कौन-सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ठीक है? अब देखिए संग्रहण, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है संग्रहण, ऑप्शन बी हमारा कह रहा है संग्रहण, ऑप्शन ए कह रहा है चाक्षुष और ऑप्शन सी कह रहा है तथ्यात्मक तथा ऑप्शन डी कह रहा है स्पर्श संबंधी। देखिए उपयुक्त का जो सबसे जो है आंसर सत्य है, वो आंसर हमारा आता है चाक्षुष। चाक्षुष का मतलब होता है नेत्र। क्या होता है? नेत्र। चाक्षुष का अर्थ होता है नेत्र। अब ध्यान से देखिएगा इसका, ठीक है ना? कि चाक्षुष जो होता है उसका मतलब होता है नेत्र। तो इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकती है, ठीक है ना? बालक क्या करता है, इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है। आंखों से ही देख के क्या करेगा, उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा तथा उसी के व्यवहार का अनुकरण भी करेगा। तो जो एक बालक के सीखने के लिए सबसे उचित विधि होती है, सबसे उचित विधि क्या होती है? व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करना और अनुकरण करना। इसलिए चाक्षुष उपयुक्तता सबसे उपयुक्त आंसर है। चाक्षुष का मतलब क्या होता है? नेत्र। चाक्षुष मीन्स नेत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या रहा है डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ठीक है, पहला है प्रभावी, ठीक है ना? कि अब देखिए हमको डैश स्थान है उस पर भरना है कि प्रभावी प्रेरणाएं अनुभूतियों और संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं को पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। गलत, बिल्कुल नहीं। प्रभावी क्या उपयुक्त आंसर है? संरक्षण उन्मुखी प्रेरणाएं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा उन्मुखी, बिल्कुल नहीं। जब हम बात करेंगे भावनात्मक, ठीक है ना? अब उपयुक्त कथन में इसको रख के देखिए, ठीक है, इसको पुट करके देखिए यहाँ पे कि भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के स्पष्टीकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, ठीक है ना? एक रीजनेबल रिएक्शन, ठीक है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। डैश है, क्या है? अभिप्रेरणा, बिल्कुल। मोटिवेशन, ठीक है ना? मोटिवेशन क्या होगा? मोटिवेशन। मोटिवेशन इज आंसर। अब ध्यान से देखिए इसका क्या, अध्यवास नहीं, संवेग नहीं, वचनबद्धता बिल्कुल नहीं। ये तीनों ही नहीं होंगे। सही आंसर हमारा होगा अभिप्रेरणा, क्योंकि आंतरिक बल होता है। अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन क्या होता है? आंतरिक बल। और आंतरिक बल हमारा क्या करता है? हमको प्रोत्साहित करता है व्यवहार पूर्वक या व्यवहार परक प्रतिक्रिया करने के लिए, और उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा भी उपलब्ध करा। बिना मोटिवेशन के आप किसी भी तरीके का व्यवहारात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे। आपको सेल्फ मोटिवेटेड या फिर किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेटेड होना ही पड़ेगा। यानी आंतरिक, या तो आंतरिक अभिप्रेरणा या तो बाहरी, किसी न किसी तरीके से अभिप्रेरित होना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, क्या यह सकारात्मक तरीके से करेगा? बिल्कुल नहीं। सहपाठियों से प्रतियोगिता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, माता पिता की ओर से दबाव, ये भी सकारात्मक प्रभावित नहीं करेगा। सकारात्मक क्या प्रभावित करेगा? अर्थपूर्ण संबंध। ठीक है, बिल्कुल पेडागॉजी का ही सवाल है और बहुत आसान सा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या, देखिए जब पेडागॉजी हम करते हैं तो हमको देखना होता है सकारात्मक के साथ सकारात्मक और नकारात्मक के साथ नकारात्मक उत्तर का चयन करना होता है। देखिए कभी कभी लिखा रहता है ना कि कौन सा नहीं, कौन सा है, तो उस तरीके पेडागॉजी करते समय आपको खुद पे विश्वास रखना होगा। जब आप पेडागॉजी का प्रश्न करेंगे तो खुद पर विश्वास रखिए और हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव ऑप्शन का हमें चयन करना है। चलते हैं प्रश्न संख्या
13 की तरफ प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्न पर समय देने के लिए कहा जा सकता है। किस प्रकार के किस प्रकार के जुड़े प्रश्नों पर समय देने के लिए कहा जा सकता है? पहला देखिए स्मरण, दूसरा समझ, तीसरा सर्जन या सृजन, और चौथा है हमारा, ये सर्जन नहीं सृजन होगा, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सृजन होगा, सृजन, ठीक है, सृजन, और चौथा है हमारा विश्लेषण। अब ध्यान से देखिए, जितने भी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होंगे, कितने क्या होंगे? प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होंगे वो सृजन से जुड़े जो प्रश्न होंगे उस पर उनको समय दिया जा सकता है या समय देने के लिए कहा जा सकता है। सृजन, ये सर्जन नहीं है, सृजन है। फिर से आपसे बता रहा हूँ कि सृजन नहीं है, सृजन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सृजन, ठीक है, सृजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारा, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? किस प्रकार की बुद्धि से? संवेगात्मक बुद्धि से। पहला है याद करना, दूसरा है गतिक प्रक्रमण, तीसरा है विचार करना, या चौथा है सहानुभूति देना। अब ध्यान से देखिए, जब हम संज्ञानात्मक संवेगात्मक बुद्धि की बात करेंगे में क्या होगा? याद करना बिल्कुल नहीं होगा, गतिक प्रक्रमण भी नहीं होगा, विचार करना भी नहीं होगा। जो सही ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त प्रश्न का वो क्या होगा? समानुभूति करना। ठीक है, समानुभूति क्या होता है? इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो स्वयं को दूसरी परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है। क्या करेगा? खुद दूसरे की परिस्थिति में रख देगा और दूसरे की परिस्थिति में रखकर विचार करेगा। ठीक है, जो कि उसकी संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन, गणित में अधिगम निर्योग्यता की बात कर रहा है। निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, या उपलब्धि परीक्षण। देखिए, जब हम बात गणित की करते हैं तो इसमें जो सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होती है वो होता है निदानात्मक परीक्षण। क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि निदानात्मक परीक्षण जो होता है उस मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किसमें किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के साथ। इसमें व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूरी के बारे में सूचना हम एकत्रित करते हैं निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, कि उस पर हम और आगे क्या कार्य कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है? ठीक है ना, प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, या त्वरण। देखिए, क्या प्रतिभा के साथ संबंधित है प्रवाह पूर्णता, व्याख्या या मौलिकता और लचीलापन? नहीं। गुण के साथ नहीं, त्वरण के साथ बिल्कुल नहीं। अपसारी चिंतन किसके साथ संबंधित है? अपसारी चिंतन के साथ। देखिए, अपसारी चिंतन के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वे तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य और जोड़कर कुछ और भी निकालते हैं। ठीक है ना, जो तथ्य दिए होंगे उनमें कोई तथ्य जोड़कर कोई नया निष्कर्ष निकाल पाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो चिंतन चिंतन में हासिल होती है वो क्या करते हैं? प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीला पर स्वकेंद्रित होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कह रहा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, ये कोट है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? मतलब किस चीज के प्रचार वाक्य हो सकता है? सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, या पृथक शिक्षा। देखिए, ये अगर हम इस तरीके का कोई जो है कोट बनाए प्रचार प्रसार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये सबसे उपयुक्त किसके लिए होगा? देखिए, बात ये है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, किसी भी तरीके का हो, विद्यालय के अंदर सभी की शिक्षा, ये क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में प्रकार का प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें हम सभी को सभी प्रकार की शिक्षा
कहाँ देंगे? विद्यालय में देंगे। विद्यालय में किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी तरीके का स्पेशल चाइल्ड भी क्यों ना हो, समावेशी शिक्षा में सबको एक साथ रखकर हम शिक्षा दे सकते हैं किसी एक विद्यालय में, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? कौन सी शब्दावली? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा? बताइए इसका सही जवाब। देखिए, जब हम कहेंगे कि कौन सी शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंता बदलाव, तो अभिप्रेरणा के साथ जब अंता बदलाव की बात करेंगे तो वहां पे पुरस्कार नहीं होगा, संवेग भी नहीं होगा, ठीक है ना? पुरस्कार और संवेग दोनों ही नहीं होंगे, उत्प्रेरणा भी नहीं होगी, ठीक है ना? इसके लिए जो सही आवश्यकता होगी वो क्या होगा? आवश्यकता, ठीक है? कितना अच्छा राइम कर गया। आवश्यकता इज द राइट आंसर, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का एक जो है त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, उसमें से डैश में से कौन सा एक रूप है? इन चारों में से कौन सा उनके त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या गणकीय बुद्धि? जो व्यवहारिक बुद्धि है, उन त्रिस्तरीय संबंध में स्टर्नबर्ग ने ये कहा था कि व्यवहारिक बुद्धि उनके एक सिद्धांत का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए ये सब देखिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट होते हैं, जब भी हम थ्योरम पढ़ते हैं तो थ्योरम से ही सीधे उठा के यहाँ रख दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्तर? ध्यान से देखिए, जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, जीन पियाजे जी ने क्या कहा था, पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चा जब 0 से 2 वर्ष का होगा, कितना? 0 से 2 वर्ष का, तो क्या करेगा? वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है उसकी, क्या होती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है ना? तो उस अवस्था में बच्चा क्या करेगा? आंख, कान, नाक या हाथों से ही छू के चीजों को महसूस करेगा और उसी के बारे में वो सोचेगा, ठीक है? चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब देखिए अगला प्रश्न, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यानी कौन सा पहलू वो छोड़ देते हैं वाइगॉत्स्की महोदय? देखिए वाइगॉत्स्की की जब हम बात करते हैं तो क्या सामाजिक, बिल्कुल, अगर वाइगॉत्स्की का नाम लेंगे तो सामाजिक उसमें शामिल ही होगा, सांस्कृतिक बिल्कुल होगा, भाषाई भी बिल्कुल होगा, जैविक एक ऐसा चीज है जो उसमें वो उपेक्षा उसकी होती है। फिर जब वाइगॉत्स्की महोदय ने कहा तो उन्होंने कहा कि अपने समाज में ही रह के सीखेगा, क्या करेगा? समाज में ही रह के सीखेगा, जैसा समाज होगा उस प्रकार बच्चे में विकास की जो अभिपूर्ति है वो उसी प्रकार होगी जिस प्रकार बच्चे का समाज होगा। तो उसमें समाज में क्या होगा? सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई तीनों ही चीजें कहाँ से आएंगी? ये तीनों चीजें आएंगी किसी एक समाज के अंतर्गत, ठीक है ना? तो इसलिए वाइगॉत्स्की महोदय ने जैविक की बात नहीं की है। चलिए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है, एक स्टेटमेंट है कि छात्राएं, ठीक है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। दूसरा कथन है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। तीसरा कथन है, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्व निष्पादन करती हैं। और चौथा ऑप्शन है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस उपयुक्त स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम इसमें देखिए कुछ किसी तरीके का लिंग भेद नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसमें अगर आप कोई और ऑप्शन देखें, जैसे देखिए गणित के सवाल तो अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां जो है
वो जब रीज़न्स किसी चीज़ के पूछे जाएँगे, तर्क उनसे किया जाएगा, रीज़निंग किया जाएगा, तार्किक क्षमता उनकी कमज़ोर होगी, इसका मतलब आप लिंग भेद कर रहे हैं। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलपूर्वक कम कुशलतापूर्वक फिर देखिए पुरुष छात्र यानी बालक के साथ क्या किया जा रहा है, जो है लिंग विकरण हो रहा है, ठीक है? ये भी जेंडर रूढ़िवादिता है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएँ रखती हैं। क्या भाषिक संगीत संबंधी जितनी लड़कियाँ हैं सब केवल गाना गाती हैं, या उनके उनके बोलने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है? क्या सभी में यही क्षमता पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, ये भी लिंग विभेदीकरण का ही एक हुआ है ऑप्शन, ठीक है? हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर अगर देखें तो क्या होगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है, ठीक है? कोई भी कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम जब उनको कक्ष में सिखाने का प्रयास करेंगे तो जो शिक्षक होता है उसकी प्राथमिक जो दिनचर्या शुरू होगी पढ़ाने की उसमें, वो इस बात पर निर्भर बिल्कुल नहीं करेगी कि सामने बैठा छात्र छात्र है या छात्रा है, ठीक है ना? इसीलिए जब वो साथ में जाता है तो वो कहता है बच्चों, ना कि बच्चे या बच्चियां, ठीक है? इसीलिए शिक्षक क्या करेगा, हमेशा छात्र बोलेगा, ठीक है ना? छात्रों बोलेगा, तो छात्रों में क्या होगा, सभी आ जाएंगे, पूरी क्लास। इसीलिए जब शिक्षक क्लास में जाता है तो या तो कहेगा क्लास या कहेगा कक्षा। ये किसी भी तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि वो क्या होगा, बायस्ड हो जाएगा, यानी एक किसी के साथ ज़्यादा लगाव दूसरे की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है, ग्रेड अंकों से अलग कैसे है? ग्रेड अंकों से अलग कैसे हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक या समस्या समाधान? अब ध्यान देखिए, ये जो है ग्रेड अंकों से अलग कैसे है, अगर केवल इस एक वाक्य को लेके चलें तो किस प्रकार का वाक्य है, ये एक विश्लेषणात्मक वाक्य है। कैसा है? विश्लेषणात्मक वाक्य है, ठीक है? आंसर क्या होगा? विश्लेषणात्मक, मतलब हम इस पे खड़े होकर घंटों चर्चा कर सकते हैं या अलग अलग तरीके के अपने विश्लेषण बना के दे सकते हैं, इसलिए विश्लेषणात्मक जो है इसका सबसे उपयुक्त आंसर और सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न। देखिए, जब हमने पिछली जो है श्रृंखला कराई थी तो उसमें भी इस तरीके का प्रश्न आया था। हमने कहा था कि जो है पढ़ने या लिखने संबंधी विकार से कोई ना कोई प्रश्न हर साल बनता है। जैसे शब्द में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, ठीक है ना? या कोई बच्चा शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास, ठीक है ना, डैश से संबंधित है। ये चाक्षुष यानी देखने, नेत्र बात होती है ना, देख कर पढ़ने में जिस प्रकार अगर कोई त्रुटि या कोई एरर आता है तो वो किस प्रकार की बीमारी से संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्माफिया या डिस्प्राक्सिया? इसका पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि पठन संबंधी कोई भी विकार जो होगा वो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा, और लिखने संबंधी कोई विकार होगा तो वो क्या होगा, ग्राफिया होगा। देखिए, ग्राफ का मतलब, ग्राफ आप कब बनाते हैं, जब लिखने का कार्य करते हैं, तो जब भी लिखने संबंधी विकार आए तो डिसग्राफिया, और जब पढ़ने संबंधी विकार आए तो डिसलेक्सिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। स्टेटमेंट पूरा ध्यान से सुनिए, पढ़िए कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है कि बहुमत के अनुकूल, किसके अनुकूल, बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है ना, किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोगात्मक नैतिकता? बताइए। देखिए, भी हम बात करेंगे इस प्रकार के कथन की, तो कथन को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो कथन में क्या कह रहा है, कथन हमारा कह रहा है कि रिया जो है कुछ पिकनिक पिकनिक के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उसमें ऋषभ से सहमत नहीं है। वो ये सोच रही है कि बहुमत के हिसाब से जो नियम बनाए जा रहे हैं या नियमों का संशोधन जो है वो किया जा सके, ठीक है? दोनों छात्रों में कुछ विरोध है। क्या है? विरोध है।
तो इस तरीके के विरोध जो हैं विरोधात्मक, उसमें क्या होगा कि सहयोग जो होगी उसकी नैतिकता की बात हो रही है। देखिए आपस में शब्दों के जो है विरोध के बारे में हो रहा है, ठीक है ना। कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनके एक दूसरे से सहमत नहीं है, और वो क्या कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बहुमत से ऐसे नियम बनाए जाए जिससे नियमों में संशोधन किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, सहयोग की नैतिक इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। सही क्या होगा, चलिए अगला ऑप्शन, ऑप्शन बी कह रहा है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। अच्छा। ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। बताइए उपयुक्त का सबसे उचित आंसर क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट आप पढ़ें तो आप ये प्रश्न में क्या आंसर उपयुक्त हो सकता है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वही हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। भाई कार्य का बोझ अगर अधिक रहेगा तो शिक्षक पढ़ाएगा कैसे, या सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेना पड़ता है इसलिए अधिक कार्य का बोझ होगा, बिल्कुल नहीं। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में कार्य परियोजना कार्य देना पड़ता है, ठीक है। क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला है शिक्षार्थियों के मूल्यों की अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या डेली सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, नहीं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, इज द राइट आंसर, ठीक है। आप स्टेटमेंट पढ़िए और स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको उचित लग जाएगा कि किसी कथन का उपयुक्त आंसर क्या होगा। क्वेश्चन संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, या कौन सा कथन सही है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट, क्या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तथा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होते हैं। जब हम अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो उनके हिसाब से अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि बच्चों को समझाने के लिए जो मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल्स, वो सबसे ही उपयुक्त तरीका होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। इसीलिए अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग की इंपॉर्टेंस बताई कि मॉडल से या किसी चीज़ के प्रतिरूपण से हम बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं या उनके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने करता है, ठीक है ना। अभ्यास क्या कर रहा है, उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम कर रहा है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया, डैश के द्वारा दिया गया मतलब इन्हीं के द्वारा दिया गया। ध्यान से देखिए, महोदय थार्नडाइक, महोदय थार्नडाइक ने क्या दिया था, अभ्यास और तत्परता का नियम, ठीक है ना, अभ्यास और तत्परता का नियम, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि जब बच्चा अभ्यास करेगा तो क्या होगा, उससे त्रुटियां होंगी, ट्रायल एंड एरर मेथड। बच्चे जब अभ्यास करेंगे तो उनसे त्रुटियां होंगी और इन्हीं त्रुटियों से क्या करेंगे, वो सीखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं का चित्र बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए विषय क्षेत्रों बीच में ज्ञान का स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने में। देखिए जब आप सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ होगी, वो क्या होगी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता के लिए किया जाएगा या बढ़ा सकते हैं या सकते हैं, इज द राइट आंसर, ठीक है ना, रीजनेबल थिंकिंग।
प्रश्न संख्या 30 निगनात निगमना तर्कणा में शामिल है। बताइए भाई, निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? ये आज का अंतिम प्रश्न है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज संबंधी सिद्धियां। देखिए, जब भी निगमनात्मक तर्कणा के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें प्रायः क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा की जाती है। निगमनात्मक चिंतन कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर चिंतन में होता ही है कि सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे। मान लीजिए अगर हमको 10 तक गिनती गिननी है तो हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे फिर 10 तक पहुंचेंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर, यानी सरल से कठिन की ओर, सामान्य विशिष्ट की ओर इसका सबसे सही उत्तर है। और आज का सेशन हमारा खत्म हुआ। ठीक है, देखिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। बाकी आपको इसी वीडियो की पीडीएफ और क्विज टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है। ठीक है, बाकी की भी जो सारी वीडियोज़ हैं सीटेट से संबंधित, उस सभी अभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से क्विज कर सकते हैं और उपयुक्त पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, नए अभ्यास सत्र के साथ। नमस्कार, जय हिंद।